ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए योग का आयोग बने, नेचुरोपैथी साथ में चले तो अच्छी बात होगी समाज के लिए। मैं एक एलोपैथी का चिकित्सक हूँ और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए एलोपैथी चिकित्सा स्वस्थ रखने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकती है। जो चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए, जिसे आयुर्वेद कहा गया है, और आयुर्वेद का ही एक अभिन्न अंग योग भी है, उसमें है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए, स्वस्थ रखने की व्यवस्था की जाए, ये चिकित्सा पद्धति का उद्देश्य होना चाहिए। उसका दूसरा अंश भी है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के बाद आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसके स्वास्थ्य को पुनः वापस लाने के लिए प्रयास किया जाए। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो एलोपैथी की चिकित्सा पूरे विश्व में बिल्कुल असफल हुई है। पश्चिमी देशों में इस समय इसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब ये केवल पैसे के रूप में उसकी कॉस्ट को नहीं देखना चाहिए, उसके जो साइड इफेक्ट के रूप में है, उसके और अन्य जो कुप्रभाव हैं, उनको देखा जाए तो पूरा विश्व इस समय उससे परेशान हो गया है। कुछ इमरजेंसी सेवाओं के लिए माना जाए तो वहां पर आज की आधुनिक चिकित्सा पद्धति इमरजेंसी में, ट्रॉमा में, या कुछ ऐसी शल्य क्रिया की विधियां हैं जो अत्यंत विकसित हो गई हैं, वो स्वास्थ्य के लिए सर्वथा उचित उन परिस्थितियों में हो सकती है। लेकिन मनुष्य को अगर स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहे, इसकी व्यवस्था करनी है तो एलोपैथी के पास इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी व्यवस्था आयुर्वेद के पास है और इसकी सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था योग और नेचुरोपैथी के पास है। और बहुत ही समय कम है, कम समय में हमें 10 मिनट में थोड़ा संक्षेप में बात कहनी है, तो कैप्सूल फॉर्म में थोड़ी सी बात रखूंगा। लेकिन यहाँ पर जो विद्वत्गण उपस्थित हैं, सब लोग जितने सम्मानित किए गए हैं, जितने उपस्थित हैं, सबका नाम लिया गया, सब लोग किसी न किसी प्रकार से योग से, नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं, तो उनको बहुत कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस मंच के माध्यम से कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत दूर तक जाएंगी कि प्रेस क्लब का हमने स्थल लिया है और प्रेस के माध्यम से बहुत दूर तक बातें हजारों लाखों करोड़ों तक में और अक्षुण्ण स्थिति में भी कही हुई बातें उपस्थित हो सकती हैं, समाज के हित में जा सकती हैं। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम का महत्व बहुत है। सभागार में उपस्थित चंद 100 के आसपास लोगों से बड़ी कई लाखों की यहाँ की श्रोतागण की संभावना है इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो उस माध्यम को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि बात पहले मैं नेचुरोपैथी से शुरू करूँगा और सर्वांग स्वास्थ्य की व्यवस्था तो योग के पास ही केवल है। नेचुरोपैथी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मनुष्य और दुनिया के समस्त प्राणी एक प्राकृतिक वातावरण में प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक रहन सहन प्रकृति के सामंजस्य में जीवन यापन करते हैं और इसलिए सब स्वस्थ रहते हैं। और उस सामंजस्य का आरंभ कहाँ से होता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो सूर्यास्त के बाद भोजन करता है। दिन में भोजन करेगा, पानी पिएगा, शिकार करेगा, जैसे भी करेगा, घास खाएगा, दिन में खाएगा। रात में कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई घास चल रहा है, कोई जानवर, हिंसक जानवर भी कोई शिकार कर रहा है। भूखा शेर भी रात में भूखा सो जाएगा, अगले दिन सूर्योदय के बाद ही शिकार करने का प्रयास करेगा। मनुष्य दुर्भाग्यवश दिन रात खाना खाता है, कोई उसके खाने का समय नहीं है, और जिसका परिणाम है कि मनुष्य इस समय धरती पर समस्त प्राणियों में सबसे बीमार प्राणी के रूप में उसकी उपस्थिति हो गई है। सौभाग्य है कि सारे विज्ञान की देन, ज्ञान की देन, जानकारी, सब व्यवस्था मनुष्य के पास है। मनुष्य पूरे प्रकृति का शोषण कर सकता है। सभी वनस्पतियों, जीव जंतुओं और जितने भी पदार्थ हैं, नदी, पहाड़ और जितने हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, सबका लाभ लेने की स्थिति में सबसे अच्छी स्थिति में कोई जीव है इस धरती पर तो मनुष्य है। और दुर्भाग्य है कि मनुष्य ही सबसे ज्यादा अस्वस्थ है। तो केवल स्वास्थ्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और हम लोग सुबह से शाम तक और रात से मध्य रात्रि तक कभी कभी पूरी रात भर भोजन करते हैं और उसका परिणाम है कि हम बीमार हैं।
तो आवश्यकता है कि हम लोग अपने खाने का समय निश्चित कर दें। बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सूर्योदय के 40 मिनट के अंदर, एक प्रहर के अंदर ही भोजन रात का हो जाना चाहिए। सुबह 2-2.5 घंटे सूर्योदय के 2-2.5 घंटे के भीतर सुबह का नाश्ता हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर रात का भोजन होना चाहिए। दो भोजन के बीच में 3 घंटे का समय अंतराल होना चाहिए। दिन में 6 घंटे से ज्यादा भूखे नहीं रहना चाहिए। तो 8 बजे नाश्ता किया है तो 2 बजे तक जरूर कुछ खा लेना चाहिए। और फलों को कब खाएं, खाने के साथ नहीं खाना है। फल के साथ दूध का प्रयोग नहीं करना है। दही दोपहर में खाएं, दूध रात में लें, फलों का प्रयोग सुबह करना चाहिए। तो तमाम ऐसी व्यवस्था है। केवल समय सही न करने की वजह से बीमारी हमारी बढ़ रही है। और इसमें कोई व्यय नहीं है समय से खाना। और इससे भी बड़ी बात है कि रात सोने के लिए बनी है और हम लोग रात में सोते नहीं हैं। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम में से भी अधिकांश लोग और हमारा पूरा मानव समाज रात में पर्याप्त नींद नहीं पा रहा है। नींद से डिप्राइव्ड है। सोने के लिए रात बनी हुई है और पर्याप्त नींद नहीं पा रहे हैं। चाहे वो अनिद्रा की प्रॉब्लम है, चाहे मोबाइल की वजह से, चाहे दिन की चिंता रात भर सताए जा रही है। रात भर भी हम चिंताग्रस्त हैं, नींद नहीं आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नींद पर्याप्त नहीं मिल रही है। नींद के लिए 10 बजे रात से प्रातः 4 बजे का 6 घंटे का समय निद्रा काल में होना चाहिए। इस काल में हम लोग पर्याप्त निद्रा नहीं पा रहे, गहरी नींद में नहीं सो पा रहे हैं। गुर्दा को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी जो पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में 12 महीने लगभग मिलती है। सूर्य की रोशनी न लेने के कारण विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी केवल हड्डियों के लिए आवश्यक नहीं है, वो बाल के लिए, हेयर्स के लिए, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लिए, हृदय के लिए, फेफड़े के लिए, आंत के लिए, जननेंद्रियों के लिए, मांसपेशियों के लिए, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, जोड़ और हड्डी तो लास्ट में है, उसके लिए भी विटामिन डी आवश्यक है। और अगर यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं टेस्ट कराऊं तो 90% लोग विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। और कारण उसका यह है कि पर्याप्त सूर्य की रोशनी नहीं ले रहे हैं। तो निद्रा हो गई, समय से भोजन हो गया, पर्याप्त पानी हो गया या सूर्य की रोशनी हो गई, इनमें कोई व्यय नहीं है। नियमित व्यायाम, 45% विश्व की व्यायाम बीमारियां, आज आधुनिक सभ्य समाज की बीमारियां पर्याप्त शारीरिक श्रम की कमी के कारण हो रही है। 45% बीमारियां, और उन बीमारियों से बचने का साधन क्या है? नियमित व्यायाम कीजिए। व्यायामशाला, जिम में जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे हवा बंद है, भीतर ही प्रदूषित हवा वातावरण में ले रहे हैं आप लोग, क्योंकि एयर कंडीशन के दरवाजे खुले नहीं है, बंद है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है। खुली जगह पर, खुले छत पे, खुले मैदान में, खुले नदी, पहाड़, जंगल, बाग बागवानी, पार्क में जाकर के व्यायाम करना चाहिए। वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये मनुष्य के लिए स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। उस व्यवस्था का सभ्यता में, और हम लोग इस समय ये मानते हैं कि एक सफल व्यक्ति के लिए, संपन्न व्यक्ति के लिए शारीरिक श्रम करना ये श्रम की बात है, इसलिए पर्याप्त श्रम नहीं कर रहे हैं। पर्याप्त श्रम के अभाव में 45% बीमारियां हैं जो ये वर्तमान समय में लाइफ स्टाइल डिजीजेज है, जिसका डॉक्टर अमरजीत जी ने कहा कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, अनिद्रा है, भूख की बीमारी है, कैंसर भी लाइफ स्टाइल डिजीजेज में है। और ये सब किस वजह से है? पर्याप्त श्रम न करना, समय से भोजन नहीं करना, सूर्य की रोशनी नहीं लेना। सूर्य की रोशनी की कमी से, विटामिन डी की कमी से कैंसर की संख्या भी बढ़ती जा रही है। माताओं में तमाम कैंसर हो रहे हैं, आप सभी को मालूम है। पुरुषों में हो रहे हैं। तंबाकू वगैरह की बात तो बाद में करेंगे। ये जो जीवन के ऐसे पहलू हैं जिनको बिना किसी व्यय के स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है, उसको हम लोग खुद को अपने ऊपर नकार करके सभ्यता की यात्रा में, संपन्नता की यात्रा में, विकास की यात्रा में हम लोग प्रकृति के सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने को बीमार करते हैं। और बीमारी के बाद फिर वर्तमान चिकित्सा पद्धति से उम्मीद करते हैं कि हमें स्वस्थ कर देगी। कैंसर हो गया तो श्वास प्रश्वास कितना भी ले लीजिए, उससे नहीं ठीक होने वाला है। लेकिन कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से भी एक बिल्कुल ही लिमिटेड फायदा होना है। क्योर होना बहुत अर्ली स्टेज में कुछ मरीजों के लिए है संभव। इसी तरह से हृदयाघात है, बाईपास करा रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की जीवन पर्यंत दवाइयां ले रहे हैं।
और इन पे केवल रहन सहन का ही हिसाब नहीं है, इसके प्रति कुछ और भी है जो बिना व्यय की व्यवस्था है। और उस बिना व्यय की व्यवस्था का अगर नाम हम ले एक शब्द में तो उसका नाम है अष्टांग योग। आप बताइए हमें कि अष्टांग योग में यम, नियम, योगासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ये 7 स्टेप्स की मैंने बात की है। इसमें किसी में कोई व्यय है? कहीं नहीं व्यय की व्यवस्था है, सब निःशुल्क है, सब हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दी गई व्यवस्था है उस व्यवस्था का। लेकिन यम नियम से प्रारंभ नहीं होता है, केवल शारीरिक एक्सरसाइज प्राणायाम से स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होगा। अगर आपकी मानसिक सोच नहीं ठीक है, आप सत्यनिष्ठ नहीं है, ईमानदार नहीं है, परोपकार की भावना से आपका कार्य संचालित नहीं है, प्रेम का संचार नहीं है, करुणा का संचार नहीं है, दया का संचार नहीं है, आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आप घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वैमनस्य करते हैं, दूसरों के प्रति अनावश्यक प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस तरह के जो मनोविकार है वो तरह तरह की इस बीमारियां, जो लाइफ स्टाइल की बीमारियां वो पैदा करेंगी। तो यम नियम को भूल करके और हम अष्टांग योग की बात करेंगे और स्वास्थ्य की कल्पना करेंगे तो संभव नहीं है। उसके बाद योगासन आता है, प्राणायाम आता है, शरीर की मांसपेशियां, जॉइंट ठीक हो जाएं, मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाएं, श्वास प्रश्वास से फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क अच्छे से काम करें, पाचन तंत्र अच्छे से काम करें। उसके बाद आपको अपने को एक रेगुलेटेड, नियमित काम करना है। इस तरह की व्यवस्था जो वैज्ञानिक दिया, तब हम वहां पर जाएंगे ध्यान लगाने के लिए। बिना ध्यान की सीढ़ी तक पहुंचे हुए मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त कर सकता, सामाजिक रूप से वो स्वस्थ नहीं हो सकता, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं हो सकता है। और आज वर्तमान विश्व में जो स्वास्थ्य की परिभाषा है वो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, 4 स्वास्थ्य। इन 4 स्वास्थ्य में से 3 स्वास्थ्य, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, मनुष्य के यम नियम से लेकर के और ध्यान की अवस्था तक जाने पर जब आप अपने से अपना तादात्म्य में जोड़ेंगे, अपने से तादात्म्य से मतलब है जीव का ब्रह्म से जोड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि योगियों के लिए है कि हम सब में ब्रह्म देखें। अगर सबके प्रति हम वही भावना नहीं रखेंगे कि सब उसी अविनाशी के अंश हैं, तो उसके प्रति करुणा, प्रेम, दया, परोपकार की भावना का वास्तविक संचार नहीं होगा, आर्टिफिशियल संचार होगा। आर्टिफिशियल संचार क्या होगा कि हम किसी के ऊपर बड़ी दया की भीख दे रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। कृपा तो वो व्यक्ति करता है जो आपको सेवा करने का मौका देता है। आप सेवा करने का अगर मौका कोई दे रहा है तो आपके ऊपर सबसे बड़ा उपकार वो कर रहा है। और अगर आप ये सेवा का कार्य कर रहे हैं तो आप अपने लिए सबसे बड़ा उपकार कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन व्यक्ति होता है? जो सेवा, परोपकार, करुणा, दया का संचार, प्रेम का संचार करता है। इसीलिए वर्तमान में एक स्वास्थ्य की परिभाषा है सामान्य शब्दों में, कार्य के प्रति उत्साह, अपने कार्य दायित्व के प्रति उत्साह और करुणा, उत्साह पूर्वक करुणा करने का उत्साह, तो कहते हैं enthusiasm to work, enthusiasm to be compassionate, जिसमें काम करने का उत्साह नहीं है। घर पे सुबह सो के उठना, न ऑफिस जाने का काम, न पढ़ने का जाने का काम, न छात्र का पढ़ने का मन कर रहा है, न कर्मचारी का स्कूल जाने का, अध्यापक का काम, उसके अंदर उत्साह नहीं है कार्य के प्रति, वो व्यक्ति अस्वस्थ है। और अगर किसी व्यक्ति में करुणा का संचार नहीं हो रहा, कंपैशन नहीं है, दूसरों पर, जीव मात्र पर दया करने की भावना नहीं, वो भी निस्वार्थ भाव से, वो भी किसी असत व्यक्ति के प्रति, कोई बीमार के प्रति, रुग्ण के प्रति, कमजोर के प्रति, असहाय के प्रति, तब वो असली करुणा का कार्य है और तभी आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आवश्यकता है कि जो योग और नेचुरोपैथी है, अब रही बात है कि योग और नेचुरोपैथी को पर्याप्त सरकारी संरक्षण नहीं मिल रहा है। आयुष मंत्रालय ने जो हमारी देश की, हमारी भारतीय स्वास्थ्य की विधाएं हैं, उनको आयुष मंत्रालय में रखा। आयुष मंत्रालय में नेचुरोपैथी का तो कोई जगह ही नहीं है। योगा है नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी किसी का पिछलग्गू थोड़े है।
नेचुरोपैथी तो हम घर में पैदा हुए, जो हमारा जीवन था, रहन सहन था, खाना पीना था, जो हमारा जीवन शैली थी, प्रकृति के साथ तादात्म्य में हम मौसम में उपजे फल, मौसम में उपजी सब्जियां, स्थानीय अनाज, उनका हम सेवन करते हैं, ये सब प्राकृतिक है। ये भी प्राकृतिक चिकित्सा है। इस चिकित्सा से बीमार होने से बचा जा सकता है और इस विधा के माध्यम से बीमार व्यक्ति को भी स्वस्थ किया जा सकता है। तो हमें सरकारी संरक्षण पर्याप्त नहीं मिल रहा है और आवश्यकता है कि सरकारें दें, क्योंकि प्राचीन काल में भी राजा लोग, महर्षि जो उस टाइम के थे, राज्य व्यवस्था थी, उसके संरक्षण में ही आयुर्वेद के चाहे चरक थे, सुश्रुत थे, बाघ भट्ट थे, सभी का कार्य संपन्न हुआ। लेकिन आवश्यक ये भी है